हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है। सप्लाई का चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। हमें यहाँ से करना है सप्लाई क्या होती है, सेक्शन नंबर 7। देखिए आपके जीएसटी एक्ट में जो है सप्लाई का मतलब डिफाइन करा हुआ है और 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या क्या होती है आओ ज़रा जानते हैं। सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। ये क्या चीज़ें हैं, ये अलग अलग कैटेगरी डिफाइन करता है कि इस सिनेरियो में हम इसको सप्लाई मान लेंगे। जैसा पहला केस आ रहा है, पहले केस में आप लोग सप्लाई कर रहे हैं फॉर अ कंसिडरेशन। दैट मीन्स कि आप अगर कुछ देंगे तो बदले में आपको कुछ मिलेगा। फ्री में सप्लाई नहीं कर रहे। सर फ्री में भी सप्लाई होती है? जी हाँ, आप लोग सैम्पल्स देते हैं, आप लोग फ्री में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अरे मैं अपना कोर्स फ्री में देता हूँ तो वो भी तो सप्लाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो वो है कि नहीं है वो सब हम आज जानने वाले हैं। पहली कैटेगरी है कि सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आप एक्चुअली में कोई पर्सनल काम नहीं कर रहे हैं, वरना हो सकता है कि मैं अपने भाई को कुछ सप्लाई कर दूं, ले मेरा मोबाइल फ़ोन ले ले तू, ले मेरा ये पेन ले ले तू। एक्चुअली में आप बिजनेस कर रहे हैं, या बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस के रिलेशन में फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कि ऐसा करेंगे तो आपका बिजनेस एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो अगर ये दो चीज़ हैं और सप्लाई के साथ कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो उसे हम कैटेगरी 1 में कवर करते हैं, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में कवर करते हैं। और ये जनरली होना भी चाहिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि आप सप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली बिजनेस के लिए करेंगे, आप बिजनेस को बढ़ावा करने के लिए करेंगे, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, जिससे कि बिजनेस फैसिलिटेट हो पाए। जैसे कि मुझे सामान बेचना है तो सामान बेचना एक सप्लाई है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। और यदि सामान बेचने के लिए मैं कुछ और एंसिलरी चीज़ करने का प्रयास करूं, क्वालिटी चेक हो सकता है कि आप कस्टमर को क्वालिटी चेक भी कर रहे हैं। अब क्वालिटी चेक होगा तो फिर वो आपसे सामान खरीदेगा, तो दोनों के पैसे आपके पास आ रहे हैं, तो दोनों ही आपकी सप्लाई है। बदले में कंसिडरेशन मिल रहा है, यू आर डूइंग अ बिजनेस और यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ टू डू अ बिजनेस और डूइंग समथिंग दैट विल फैसिलिटेट टू डू अ बिजनेस, दैट मीन्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दूसरा है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर कंसिडरेशन, चाहे वो अपने बिजनेस के लिए करें या ना करें, इंपोर्ट हमेशा ही सप्लाई माना जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमेशा ही सप्लाई माना जाएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। डेफिनेटली फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए। तो एक एक वर्ड का मीनिंग है कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो फ्री में नहीं कर रहे, पैसे देंगे। अब भले वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, वो सप्लाई माना ही जाएगा। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी। इसमें लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज डिफाइन करी हुई है डेफिनेटली, और ऊपर भी आपको कैटेगरी डिफाइन मिलेगी, जहाँ पर ये कहते हैं कि अगर आप ये सप्लाई कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन तो भी उसको हम सप्लाई मानेंगे, तो भी उस पर जीएसटी लगाना पड़ सकता है। कंसिडरेशन नहीं है फिर भी लगाना पड़ सकता है, जानेंगे वो कैसे होगा। एक्टिविटीज़ टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये है सेक्शन 7(1)(a). शेड्यूल नंबर 2 इसमें ये नहीं बताता कि ये सप्लाई है कि नहीं है, इसमें ये बताता है कि जो सप्लाई हो रही है वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की है। क्योंकि कई बार सप्लाई में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि गुड्स है या सर्विस है, तो उसकी कुछ क्लासिफिकेशन दे रखी है। और आखिरी है नेगेटिव लिस्ट, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, शेड्यूल नंबर 3 में मैंशनड है कि ये चीज़ें सप्लाई नहीं होती है। नेगेटिव लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आती है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की जो सर्विस होती है, ट्राइब्यूनल सर्विस देता है, कोर्ट देता है सर्विस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, फ्यूनरल ब्यूरियल, किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो एक्टिविटीज़ करी जाती है, अंतिम संस्कार, उससे जुड़ी हुई जो सर्विसेज होती है उस पर टैक्स नहीं लगता। सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग जो है वो, कंस्ट्रक्शन अगर कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन सर्विस है, बट बनने के बाद बेच रहे हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद या फर्स्ट ऑक्यूपेशन के बाद, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। एक्शनेबल क्लेम जिस पर एक्शन आप ले सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट कुछ लाइसेंस ग्रांट करती है, वो सभी चीज़ें जो है नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड हैं और उस पर जीएसटी नहीं लगता है। तो ये लास्ट वाला पॉइंट आपने कर लिया, क्या चीज़ गुड्स क्या सर्विस होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे केसेस। बाकी जो पहली 3 कैटेगरी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको देखना है कि कोई भी सप्लाई टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ये गुड्स या सर्विस है, क्या फॉर कंसिडरेशन है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, क्या टैक्सेबल पर्सन सप्लाई कर रहा है। मान लेते हैं कि मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ पर मैं सप्लाई तो कर रहा हूँ, पर अगर मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, मेरा टर्नओवर कम है, तो डेफिनेटली मैं जीएसटी चार्ज नहीं करूँगा।
तो अगर टैक्सेबल पर्सन है तो उसी केस में जो है आपको चेक करना है कि क्या वो सप्लाई जो कर रहा है वो टैक्सेबल सप्लाई है या एग्जेम्प्ट सप्लाई है। और टैक्सेबल सप्लाई है, टैक्सेबल पर्सन सप्लाई कर रहा है, कंसिडरेशन ले रहा है और फर्दरेंस या अपने बिजनेस के दौरान उसे सप्लाई कर रहा है, तो उस सप्लाई को जो है आप टैक्सेबल बनाएंगे। ये किस कैटेगरी के लिए है? ये पहली वाली कैटेगरी के लिए है। करेक्ट। अब जान लेते हैं मीनिंग ऑफ सप्लाई क्या होता है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई इंक्लूड्स फॉलोइंग, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सप्लाई इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, फॉलोइंग ये चीज़ें जो है सप्लाई होती है, मेड या तो आपने दे दी किसी को, ये एग्री करा कि मैं दूंगा, फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन, पर्सन इंडिविजुअल, हफ, एओपी, बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए या बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई एंसिलरी आप काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है सप्लाई की डेफिनेशन में आती हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा? सेल एंड ट्रांसफ़र, आप बेच रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप बार्टर एक्सचेंज भी कर सकते हैं, यानी आपने कोई सामान दिया और बदले में आपने पैसा लेने के बजाय कुछ और चीज़ ले ली है, तो यहाँ पर भी तो कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। आटे के बदले दाल, दाल के बदले चावल, तो वहाँ पर भी तो सप्लाई हो रही है। तो ऐसे नहीं कि आप बार्टर सिस्टम में जाएंगे तो उसके बाद आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जी नहीं। इवन पार्टली इन गुड्स पार्टली इन सर्विसेज भी हो सकता है कि आपने जो भी सामान बेचा उसके बदले कुछ सामान ले लिया, कुछ पैसे ले लिए, तो वो भी सप्लाई है। लाइसेंस, लीज, रेंटल विथ और विदाउट राइट टू यूज़, किसी को लाइसेंस ग्रांट कर रहे हैं, रेंटल आ रहा है, रेंट पर दे रहे हैं, ये सब क्या है? सप्लाई है। डिस्पोजल, सामान बेच रहे हैं, भैया पुराना हो गया इसको निकाल देते हैं, ये सब सप्लाई की कैटेगरी में आती है, अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट नहीं है तो टैक्स लगेगा। एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस या एंड सर्विस, दोनों साथ में भी हो सकता है। भैया एक ही बिल में गुड्स भी है, सर्विस भी है, दोनों चीज़ों का आपने एक ही बिल बना दिया। विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट अ सप्लाई अनलेस इट इज डीम टू बी अ सप्लाई अंडर लॉ। ये कहते हैं कि अगर आप कुछ भी गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं बट उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो विदाउट कंसिडरेशन आप कभी भी उसको सप्लाई नहीं मानेंगे शेड्यूल 1 में, अनलेस एंड अनटिल कहीं और पर लिखा हो कि ये सप्लाई मानी जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होती है, तो इसमें जो चीज़ें फॉल करेगी वो सप्लाई मानी जाएगी, बट अदरवाइज कंसिडरेशन नहीं, मतलब नो सप्लाई। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? आर बाइज अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज and after a year sells it to a car dealer. Sale of car by R to car dealer is not a supply under CGST Act because supply is not made in the course or furtherance of business. ये उसका पर्सनल काम है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने अपने भाई को फ़ोन दे दिया, पुराना फ़ोन को आपने बेच दिया जो आप खुद यूज़ करते थे, बिजनेस के लिए नहीं था, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी? ये सारी चीज़ें सप्लाई होगी ही नहीं, क्योंकि ये आप कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में कर नहीं रहे, अनलेस अदरवाइज गिवन। जैसे कि आपका सेकेंड कैटेगरी में आएगा, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज तो डेफिनेटली फॉर अ कंसिडरेशन, तो डेफिनेटली वो सप्लाई माना जाएगा, भले ही कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो या ना हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, देयर इज़ वन एक्सेप्शन जो कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में बात करता है, फॉर कंसिडरेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। हालांकि इसकी एक एक्सेप्शन है जो हम बात करते रहते हैं कि कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होगा तो ही सप्लाई है, नहीं तो नहीं होगा। इसकी एक एक्सेप्शन है जो हमने ऊपर करी है कि अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं फॉर अ कंसिडरेशन, तो भले ही वो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो या ना हो, वो हमेशा ही सप्लाई माना जाएगा। क्लैरिफिकेशन, द गुड्स और सर्विस और बोथ विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कई बार जो है फ्री सैंपल दिए जाते हैं, उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, एक्सेप्ट इन केस वेयर एक्टिविटीज मेंशन इन शेड्यूल 1, दैट इज एक्टिविटीज ट्रीटेड एज सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। क्या कन्फ्यूजन कर रहे हैं ये? क्या चीज़ की कन्फ्यूजन कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर समझते हैं सप्लाई का मतलब, आसान शब्दों में आपको समझाते हैं सप्लाई क्या होती है। वैसे तो आप अगर सेल करते हैं तो उसको सप्लाई बोलते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको सप्लाई बोलते हैं, एक्सचेंज भी कर लेते हैं तो उसको भी सप्लाई बोलते हैं, कोई चीज़ डिस्पोज कर रहे हैं उसे भी सप्लाई करते हैं, और इवन लाइसेंस भी ग्रांट होता है ना, रेंट वगैरह जो है उस पर भी आप सप्लाई कर रहे होते हैं, ऐसा माना जाएगा। रेंटल लीज आता है, वो भी आपने सप्लाई करी है, ये माना जाएगा। जो भी सप्लाई है उसके लिए दो चीज़ें बना दी है, पहला कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, और दूसरा प्लस कोर्स और फर्दरेंस
और बिजनेस में होना चाहिए। मतलब कंसीडरेशन होगा, बदले में कुछ पैसा मिल रहा होगा, प्लस अपने कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आपने वो किया होगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं ना, उस केस में जो है सप्लाई जीएसटी के अंडर टैक्सेबल होगी। इसकी वैल्यू निकालेंगे सप्लाई की, उस पर जीएसटी रेट निकालेंगे और ये आपका जीएसटी का अमाउंट आ जाएगा, जिसे हम आउटपुट टैक्स बोलते हैं। अब ये तो हुआ जनरल रूल, ठीक है ना सर, ये हुआ जनरल रूल। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी दे दी है, जैसे कुछ ऐसी सिनेरियोज बना दी हैं जहाँ पर अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज की, नॉट गुड्स, और ये फॉर अ कंसिडरेशन कर रहे हैं, सिर्फ इतना भी है ना, वो सप्लाई माना जाएगा। दैट मीन्स बिजनेस के लिए हो या बिजनेस के लिए ना हो, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है फॉर अ कंसिडरेशन, वो हमेशा ही जो है सप्लाई माना जाएगा। दूसरा, कुछ सप्लाई ऐसी है जो विदाउट कंसिडरेशन भी करी जाए तो भी उसको जो है सप्लाई माना जाएगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है? शेड्यूल नंबर 1 में लिखा हुआ है। और शेड्यूल 1 में क्या लिखा है वो हम नीचे जानेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप फ्री में किसी को सप्लाई कर रहे हैं तो फ्री में सप्लाई करने में कंसिडरेशन नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल वो चीज़ यहाँ पर कवर्ड हो शेड्यूल 1 में, हम उसे सप्लाई नहीं मान सकते, क्योंकि सप्लाई का जनरली रूल क्या है कि कंसिडरेशन होना चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अब यहाँ पर फ्री सैंपल में वो नहीं है, तो इस केस में कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब जीएसटी लगेगा नहीं तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं ले सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स जो है वो भी आप नहीं ले सकते। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा होगा, कुछ आपने सर्विसेज ली होगी और कुछ आपने कैपिटल गुड्स या मशीनरी वगैरह लगाई होगी, और इस पर आपने जीएसटी पे करा होगा, जिसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। इससे आप सामान बनाते हैं फिनिश प्रोडक्ट, और फिनिश प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या वो एग्जेम्प्ट होते हैं, या उसे आप नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर है एक्चुअली में। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर इस पर जीएसटी नहीं लगेगा तो जीएसटी होगा 0। तो जो प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल, इनपुट या गुड्स, कैपिटल गुड्स यूज़ करे गए हैं, ये सब फ्री प्रोडक्ट बनाने के लिए जिस पर जीएसटी नहीं लगा या जो एग्जेम्प्ट थे, उन सब का इनपुट टैक्स क्रेडिट लैप्स हो जाएगा। आपने यहाँ पर जीएसटी के लिए यूज़ करे 50% रॉ मटेरियल, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, और बाकी 50% आपने यूज़ करे टैक्सेबल गुड्स बनाने के लिए या सर्विस देने के लिए, और उस पर जीएसटी बनकर निकला 7,000 रुपीज़। तो आप कहेंगे भैया 7,000 पे करना है, 10,000 का इनपुट है, तो मैं इसी इनपुट से यूज़ कर लेता हूँ, अब मेरा नेट में कुछ भी नहीं बचा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं जी। 10,000 तो मैंने फ्री प्रोडक्ट या एग्जाम प्रोडक्ट या नॉन बिजनेस के लिए भी यूज़ करा है, 50% यूज़ करा है, तो एक्चुअली में मैंने 50% ही, यानी 5,000 रुपये का वर्थ ही जो मैंने जीएसटी पे करा है, उस इनपुट को मैंने टैक्सेबल प्रोडक्ट के लिए यूज़ करा है या टैक्सेबल सर्विस के लिए यूज़ करा है, तो उसे आप यहाँ पर माइनस कर सकते हैं मैक्सिमम 5,000। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में दोबारा करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर आप इनपुट्स या इनपुट सर्विस, यानी इनपुट यानी रॉ मटेरियल या इनपुट सर्विसेज, किसी की सर्विस आपने ली या फिर कैपिटल गुड्स आपने यूज़ करे हैं ऐसी चीज़ बनाने के लिए जो आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जो सामान आपने यूज़ करा है, इनपुट सर्विस यूज़ करी है, कैपिटल गुड यूज़ करे हैं, उसका जीएसटी जो पे करा है उसका इनपुट आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हैं उस पर भी आप जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ विदाउट कंसिडरेशन। कई बार बाय वन गेट वन के ऑफर आते हैं। इट कैन बी ट्रीटेड एज सप्लाइंग 2 गुड्स फॉर द प्राइस ऑफ 1। आपको पता होगा बाय वन गेट वन तो बंडल्ड होते हैं ना, कि इसके साथ आपको ये फ्री मिलेगा। प्राइस एक ही की होती है, बट उसमें 2 चीज़ें आपको मिलती है, एक चीज़ फ्री होती है, जैसे शैम्पू के साथ डव सोप फ्री है, नमकीन के बड़े पैकेट के साथ छोटा सा जूस फ्री है। तो एक प्रोडक्ट की जो कीमत है वो एमआरपी आ रही है 500 रुपये, वैसे मार्केट में जो है 350 का मिल जाता है। इन्होंने ऑफर निकाला कि भाई एक प्रोडक्ट 350 का नहीं देंगे, 500 रुपये रखेंगे, पर इसको हमने बाय वन गेट वन में डाल दिया, तो यानी कि अब आपको 2 मिलेंगे, 500 रुपये में 2 मिलेंगे, तो माना जाएगा कि 500 रुपये 2 की प्राइस है, राइट। और टैक्स रेट जो है आप कंपोजिट या मिक्स सप्लाई के हिसाब से लगाएंगे। अगर सेम ही चीज़ है बाय वन गेट वन तो दोनों की रेट सेम होगी, बट कई बार अलग अलग चीज़ें भी होती है,
कि आप ये खरीदो आपको कुछ और फ्री मिलेगा, तो उसमें जिसकी रेट ज़्यादा है वो होगी, या जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो होगी, जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। वेयर गिफ्ट और डोनेशन इज मेड टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, पेमेंट हैज़ अ करेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन। पर्पज इज नॉट टू गेट कमर्शियल गेन, नॉट फॉर एडवर्टीजमेंट, देर विल नॉट बी GST इन दैट केस। अब यहाँ पर समझिए क्या हुआ है, हम लोग जो है गिफ्ट डोनेशन देते हैं और गिफ्ट डोनेशन देकर अपनी पब्लिसिटी करवाते हैं, तो उस केस में तो हमने एक तरह की सर्विस दे दी है ना, पैसे दिए और पब्लिसिटी हो गई। बट कई बार कुछ ऐसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर आप पैसा डोनेट करते हैं, आपका नाम लिखा जाएगा इस व्यक्ति ने डोनेशन दी है, पर ये नहीं बताया जाएगा कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपका बिजनेस क्या है, जिससे कि लोगों को ये पता लग सके कि अच्छा ये साहब हैं यहाँ पर जो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इतने दानी हैं, तो आपसे वो और सर्विसेज लेने आएंगे, तो एक तरह से आपकी मार्केटिंग हो गई। तो देयरफॉर अगर गिफ्ट या डोनेशन दिया जा रहा है किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को और उसका करेक्टर गिफ्ट या डोनेशन का ही है, कमर्शियल एक्टिविटी प्रमोट करना, एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्टली नहीं हो रही है, सिर्फ आपका नाम मेंशन हो रहा है, डेजिग्नेशन या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो मेंशन नहीं हो रही है, तो उस केस में इस पर कोई GST नहीं लगेगा। अदरवाइज लगेगा। एनी आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन इज नॉट अ सप्लाई एज नो कंसिडरेशन फ्लोज फ्रॉम द गैलरी टू द आर्टिस्ट। होता क्या है कि आर्टिस्ट अपने काम को प्रदर्शन करने के लिए एग्जीबिशन में भेजते हैं कि भाई यहाँ पर लगा लो, और वो एग्जीबिशन में जाती है, पेंटिंग रखी जाती है, वापस उनके पास वो पेंटिंग आ जाती है, अगर नहीं बिकती है या नहीं उस पर जो है बिडिंग होती है तो वापस आ जाती है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में उसे सप्लाई नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है। ये आपकी हो गई पहली कैटेगरी, यानी जहाँ पर आप सप्लाई कर रहे हैं, कंसिडरेशन है, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मिस्टर ए ने आर्किटेक्चरल सर्विसेज ली है फ्रॉम न्यूयॉर्क विदाउट एनी कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन, देयरफॉर नॉट लायबल टू GST। क्या बोल रहे हो आप? मैंने बोला कि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस अगर कंसिडरेशन है, मैं अपना पर्सनल घर का डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बना रहा हूँ और न्यूयॉर्क के आर्किटेक्ट को हायर करता हूँ, तो मैं उसकी सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूँ और इंपोर्ट करके बदले में कंसिडरेशन दे रहा हूँ, तो भले ही मैं बिजनेस के लिए करूँ या पर्सनल काम के लिए करूँ, वो GST के दायरे में आएगा, उसे सप्लाई माना जाएगा। बात समझ में आ गई? इसने इंपोर्ट करी है आर्किटेक्चरल सर्विसेज, बट इसने कंसिडरेशन नहीं दिया, अपने दोस्त से ही ले ली, फ्री में काम हो गया, तो फ्री में है, कंसिडरेशन नहीं है, तो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा और इसीलिए उस पर कोई GST नहीं लगेगा। इसके बाद है आपकी कैटेगरी नंबर, यानी कि शेड्यूल नंबर 1, जो हमने यहाँ पर लिखा था शेड्यूल 1, कि इन सिनेरियोज में कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी इसको सप्लाई माना जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है एग्जाम में यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आ जाए, एक पार्ट आ जाए और आपको आइडेंटिफाई करना पड़े कि यार कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी इसको सप्लाई माना जाएगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज C, इसे हम डीम्ड सप्लाई बोलते हैं कि मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि आपकी सप्लाई है, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। कौन कौन सी कैटेगरी अब बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पेमेंट, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ अ बिजनेस एसेट मेड बाय एनी एंटिटी वेयर ITC हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। मतलब बिजनेस एसेट्स होते हैं ना, जैसे मान लेते हैं ABCN कंपनी है, उसने अपने ओल्ड लैपटॉप को डोनेट कर दिया चैरिटेबल स्कूल्स को। When new laptops are purchased by the business will qualify as supply provided input tax credit has been availed by ABC company on such laptops। हुआ क्या, यहाँ समझते हैं। ABC कंपनी, एक ABCN कंपनी लिख देता हूँ, इसने जो है बहुत सारे लैपटॉप्स खरीदे। लैपटॉप जब खरीदेंगे तो ये अपने बिजनेस के लिए इसको यूज़ करेंगे, करेक्ट। इन्होंने इस पर 10,000 का GST पे करा था, ये 10,000 का GST इसका इनपुट टैक्स रेट ले सकते हैं, यानी जो भी सामान बनाएंगे उसमें जो भी GST आएगा माइनस कर देंगे, 10,000 ऑलरेडी दे चुके हैं, इसी को तो इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। इन्होंने ले लिया इनपुट टैक्स क्रेडिट, इन्होंने जो है इसको यूज़ करा 1 साल 1 ईयर, और फिर इन्होंने कहा कि चलो अब हम नए लैपटॉप लेंगे, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, पुराने वालों को हम डोनेट कर देते हैं, चैरिटी में डाल देते हैं। तो जब आप डोनेट करेंगे लैपटॉप को तो बदले में कंसिडरेशन आप नहीं लेंगे, पर यदि इन लैपटॉप्स पर आपने GST का क्रेडिट लिया हुआ है, बेनिफिट तो ले लिया, पर इन्हें आपने पूरी तरह से, यानी जो भी इनका पूरा लाइफ स्पैन था उसे यूज़ नहीं करा आपने। जनरली जो है लाइफ स्पैन जो है 5 साल माना जाता है इन कैपिटल एसेट का, आपने उससे पहले इसे डोनेट कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो है अन्याय हो गया कि क्रेडिट तो पूरा ले लिया बट इसे आपने पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करा,
टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए, टैक्सेबल सर्विसेज देने के लिए। सो दैट्स वाई जो भी आप डोनेट कर रहे हैं, भले यहाँ पर आप पैसा ज़ीरो कलेक्ट कर रहे हैं, फिर भी जो है आप इसमें जीएसटी लगाएंगे। अब कौन सी वैल्यू पर लगाएंगे, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में हमने जाना था कि जहाँ प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, उसमें जो है हम कैसे प्लस माइनस कर कर वैल्यू निकालते हैं। बाकी जो एक्सेप्शनल सिनेरियोज हैं वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं है फॉर सी इंटरमीडिएट, पर सीएस और सीएमए के कोर्स में वो भी अवेलेबल है, वो भी चीज़ें गिवन है। तो वो चीज़ें जो हैं बाद में डिस्कस करेंगे। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं वो हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में करा था। और डिस्टिंक्ट पर्सन, वेयर अ पर्सन हैज़ मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, देन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच रजिस्ट्रेशन इट विल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब ये क्या चीज़ बोली मैंने यहाँ पर, मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर दो रिलेटेड पर्सन आपस में सप्लाई करते हैं तो एक को जो है दूसरा बंदा बेनिफिट दे सकता है और कंसिडरेशन नहीं मिलेगा तो भी उसे डीम्ड सप्लाई मानेंगे। आप जीएसटी से बच नहीं सकते। चल भाई मैं तुझे दे देता हूँ, तू आगे बेच लियो, मैं तुझे दे देता हूँ, तू आगे बेच दियो, नहीं सर। आपका रिलेटेड पर्सन है तो दिक्कत हो जाएगी, सप्लाई उसे मानना पड़ेगा। और दूसरा डिस्टिंक्ट पर्सन है, बट डिस्टिंक्ट पर्सन कौन से हैं, आप ही का एक रजिस्ट्रेशन है और दूसरा आप ही का ब्रांच है, उसका अलग रजिस्ट्रेशन है, तो उसे डिस्टिंक्ट पर्सन बोला गया है। और अगर आपस में ऐसे आप ट्रांजैक्शन करेंगे, विदाउट कंसिडरेशन भी करेंगे, तो भी उस पर जो है सप्लाई मानकर उस पर जीएसटी लग सकता है। एग्जाम्पल, गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 50,000 इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई। तो इस केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो है वो रिलेटेड पर्सन है। और अगर रिलेटेड पर्सन है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, उस केस में क्या होगा, उस केस में 50,000 से अगर एक्सीड नहीं करता है गिफ्ट, 50,000 से एक्सीड नहीं करता है तो उसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे। बट यदि 50,000 से एक्सीड करता है तो जो गिफ्ट दिया गया है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कैपेसिटी में नहीं दिया गया। मतलब रिलेटेड पर्सन है पर एम्प्लॉय ने सर्विस दी, उसके बदले गिफ्ट नहीं मिला, उसके बदले उसको सैलरी मिल रही है, गिफ्ट उसको अतिरिक्त मिला है। तो 50,000 से ज़्यादा का है तो पूरा टैक्सेबल होता है। एग्जाम्पल, स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन टू लोकेशंस। आपकी दो लोकेशन है जिनके दो रजिस्ट्रेशन अलग अलग ले रखे हैं और आप सेम एंटिटी में ही हैं, बट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में आप भेजते हैं, उस केस में जीएसटी आएगा। आगे बात करते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रिंसिपल। वेरी इंपॉर्टेंट। एजेंट प्रिंसिपल ये आपने सुना होगा, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी करा हुआ है, एजेंट और प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल का मेन बिजनेस होता है, वो खुद नहीं करना चाहता तो अपनी पावर्स कुछ डेलीगेट कर देता है एजेंट को कि भाई मेरे बिहाफ पर तू भी सेल कर सकता है और जो तू काम करेगा उससे बाइंड मैं हो जाऊंगा, राइट। तो इस केस में क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, और सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, प्रिंसिपल अपने एजेंट को दे रहा है और एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर आगे सप्लाई करेगा। तो जब प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया तो यहाँ पर उसने उससे कंसिडरेशन नहीं लिया। एजेंट जब बेचेगा तब वो एक्चुअल कस्टमर से कंसिडरेशन लेगा, फिर वो प्रिंसिपल को रेमिट कर देगा, मैंने आपके बिहाफ पर माल बेचा है। पर ये वाली जो ट्रांजेक्शन हो गई विदाउट कंसिडरेशन, इसे भी सप्लाई मान लिया गया है। और बाय एजेंट टू प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। यानी एजेंट अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स रिसीव कर रहा है और बाद में प्रिंसिपल को दे देता है, भाई लो आपके गुड्स मैंने ले लिए हैं, रिसीव कर लिए हैं, तो ये जो एजेंट प्रिंसिपल को सामान दे रहा है विदाउट कंसिडरेशन, ये भी सप्लाई माना गया है। और मैं आपको बता दूं, अगर सप्लाई है और सप्लाई में अगर टोटल एक्सीड कर रहा है टर्नओवर एक लिमिट से 10 लाख 20 लाख 40 लाख, उस केस में इन्हें भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। भले ये बोले कि भाई मैं तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई करता हूँ, मेरा खुद का तो कुछ भी नहीं है, बट फिर भी इसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा और इसे सप्लाई माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ए लिमिटेड ने एंगेज आर मोटर्स एज एन एजेंट टू सेल कार्स ऑन हिज बिहाफ। ए लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कार बनाती है, उसने आर मोटर्स को एजेंट रख लिया कि भाई मेरी कार तुम्हें बेचनी है। फॉर दिस पर्पज ए लिमिटेड सप्लाई 10 कार्स टू द शोरूम ऑफ आर मोटर्स। इसके दौरान ए लिमिटेड ने जो है 10 अपनी कारें आर मोटर्स के शोरूम में रख दी, लोकेटेड इन दिल्ली। नाउ द सप्लाई ऑफ दीज कार्स टू एजेंट विल क्वालिफाई एज सप्लाई। अपने ही एजेंट को सामान देना फ्री में विदाउट कंसिडरेशन भी डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। क्लैरिफिकेशन की बात करते हैं, एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आई है।
और उसमें कहते हैं वेयर द इनवॉइस इज इशूड बाय द एजेंट टू द कस्टमर इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, सच एजेंट शैल नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट। ये क्या हो गया सर, ये चक्कर समझ नहीं आया। When invoice is issued by agent on behalf of principal in his own name, then such agent shall fall within the ambit of Schedule 1। इसका क्या मतलब हो गया, देखिए प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल ए लिमिटेड, एजेंट आर मोटर्स। एजेंट दो तरीके के होते हैं। एक एजेंट ऐसे होते हैं कि जो आपको बिल काट कर देंगे तो वो ऐसे काट कर देंगे जैसे ए लिमिटेड ने ही सेल करी है, दे आर जस्ट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ देम। दूसरे एजेंट जो होंगे वो अपने नाम पर बिल काट कर देंगे, अभी भी एजेंट ही है क्योंकि प्रिंसिपल का माल बेच रहे हैं, बट दे आर सेलिंग इन देयर ओन नेम। तो इन दोनों में फ़र्क है। जो आपका शेड्यूल 1 में कैटेगरी कवर हुई है, तो इस केस में जहाँ पर भी इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पर ही काट कर दिया जा रहा है, एजेंट जो है प्रिंसिपल के नाम पर ही इनवॉइस इशू कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ए लिमिटेड ही सेल कर रही है, ये तो बस ऐसे बीच में बैठे हैं, ये एक्चुअली में जो है इंडिपेंडेंट एजेंट्स नहीं हैं। तो इस केस में जो है इन्हें शेड्यूल 1 की कैटेगरी से बाहर रखा गया है, शैल नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ शेड्यूल 1, और इसीलिए इस कैटेगरी में सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो इस केस में जो है एजेंट, दैट एजेंट शैल नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट। समझ गए आप, दो टाइप के एजेंट होते हैं, दोनों में मैंने आपको कैटेगरी बता दी है। जो खुद के नाम पर आगे बेचेगा, भले वो प्रिंसिपल का एजेंट हो, बट उसको अथॉरिटी दी गई है कि आप अपने नाम पर भी आगे दे सकते हो, सेल कर सकते हो, बट बिटवीन आर अरेंजमेंट इट विल बी लाइक कि आपने मेरा ही सप्लाई करा है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम हिज एस्टैब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया विदाउट कंसिडरेशन बट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। दो चीज़ों में फ़र्क करना पड़ेगा। एक है इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, आप सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हैं चाहे बिजनेस के लिए हो या नहीं हो, कंसिडरेशन प्रेजेंट है तो उसे सप्लाई माना गया है। देखिए सप्लाई मानना और उस पर GST लग जाना दोनों अलग चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, अगर कोई भी चीज़ सप्लाई होगी, शायद स्टार्टिंग में भी है क्या, अगर कोई भी चीज़ सप्लाई होगी तब तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर वो चीज़ सप्लाई ही नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे कि भैया उसकी वैल्यूएशन निकालो, उसका टाइम ऑफ सप्लाई देखो, नेगेटिव लिस्ट में तो नहीं आता, एग्जाम्प्ट तो नहीं है, रेट क्या होगी GST की, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, कोई पछड़ा नहीं है सर। Therefore, it is a primary thing to know whether it is a supply or not। सप्लाई है तब भी GST लगेगा, इट्स नॉट नेसेसरी। आप एग्जाम्प्ट की सप्लाई कर रहे हैं, एग्जाम्प्ट प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहे हैं तो उस पर GST नहीं है क्योंकि उस पर 0% की रेट है। तो सप्लाई हो सकती है बट रेट 0% होगी तो भी GST नहीं लगेगा। तो सप्लाई है कि नहीं, इट्स अ सेपरेट गेम, और GST लगेगा कि नहीं लगेगा, दैट इज अ सेपरेट गेम। तो यहाँ पर क्या था, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज था। दूसरा है विदाउट कंसिडरेशन की बात करी जा रही है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन। इस केस में अगर कोई इंसान अपने रिलेटेड पर्सन से या अपनी ही इस्टेब्लिशमेंट से जो इंडिया के बाहर है उससे सर्विसेज लेता है और बिजनेस के लिए सर्विसेज लेता है पर कंसिडरेशन प्रेजेंट नहीं है, तो भी उसको हम सप्लाई मानेंगे। सो दिस केस इज ओनली स्पेसिफिक टू रिलेटेड पर्सन और अपनी खुद की इस्टेब्लिशमेंट से आप लेते हैं। वही मेरा इंडिया के बाहर एक हेड ऑफिस है और मेरी इंडिया में ब्रांच है, या इंडिया में मेरी कंपनी है, ये सब्सिडरी है, इसका मेरे पर कंट्रोल है, ये मुझे IT सर्विसेज दे रही है, बदले में मैं इसको पैसे नहीं दे रहा हूँ, तो कंसिडरेशन नहीं है बट बिजनेस के लिए है, और मैं अपने रिलेटेड पर्सन से ले रहा हूँ तो भी सप्लाई है। तो दोनों में डिफरेंशिएट करिएगा कि कहाँ पर विदाउट कंसिडरेशन में इंपोर्ट होने पर भी सप्लाई हो सकती है और कहाँ पर कंसिडरेशन तो होना चाहिए चाहे बिजनेस के लिए हो या ना हो तो भी सप्लाई हो सकती है। तो दोनों में डिफरेंशिएट करिएगा, दोनों के अलग अलग सेक्शन नंबर है, कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। दैट मीन्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन, या तो कंसिडरेशन से इंपोर्ट कर रहे हो तो सप्लाई होगा, या फिर विदाउट कंसिडरेशन भी है बट रिलेटेड पर्सन से है या अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन से है, मतलब मेरा ही या तो रिलेटेड पर्सन है या मेरी ही एंटिटी है, उसका अलग रजिस्ट्रेशन है बाहर। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज C। अदर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज नॉट कवर्ड अबव आर नॉट टैक्सेबल। यहाँ तक की बात क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, आखिरी आपका जो है कॉन्सेप्ट करते हैं। और आखिरी कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, शेड्यूल नंबर 2 है, सेक्शन 7(1)(a) है, जिसमें बताते हैं कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को आप सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं आप ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एनी टाइटल ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब कोई भी मूवेबल गुड्स की बात करी जा रही है, पेन हो गया या मोबाइल फ़ोन हो गया, राइट, मोबाइल फ़ोन हो गया, कुछ भी हो गया, आप उसका टाइटल शिफ्ट कर रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं, दैट मीन्स कि आपने गुड्स की सप्लाई करी है।
एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स under an agreement which stipulates that the property in goods shall pass at a future date upon the payment of full consideration. It's a kind of a hire purchase contract. कि आप जो है बोल रहे हैं कि भैया ये सामान आप ले लो, पोजीशन ले लो, बदले में मुझे पैसे देते रहो, और जब आप सारा पैसे दे दोगे तो इसका टाइटल आपको ट्रांसफ़र होएगा. तो ये जो अरेंजमेंट है ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सप्लाई कर रहा हूँ, गुड्स की ही सप्लाई कर रहा हूँ, मैं सर्विसेज नहीं दे रहा. एनी ट्रांसफ़र ऑफ राइट इन गुड्स, any transfer of right in goods or an undivided share in goods without the transfer of title. मेरी कार है, मेरे नाम पर है, मैंने आपको बोला भाई ये लो, मैं आपको राइट दे रहा हूँ. किसका राइट दे रहा हूँ कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं. मैंने गुड्स का टाइटल नहीं दिया आपको, बट मैंने आपका राइट दिया, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इन गुड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बदले में आप मुझे पैसा देंगे. तो टाइटल अगर नहीं दे रहा, सिर्फ राइट दे रहा हूँ यूज़ करने का, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, जैसे कार रेंटल होता है. बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की. इसमें अगर आप लीज पर कुछ दे रहे हैं या लाइसेंस दे रहे हैं किसी को, वो एक सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो गुड्स की सप्लाई नहीं होती है. ओनरशिप आप ही की रहती है. एनी लीज और लेटिंग आउट अ बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर अ बिजनेस और कॉमर्स आइदर होली और पार्टली. भाई लीज देना, किराए पर देना, रेंट पर देना सप्लाई ऑफ सर्विस होती है, क्योंकि उसमें आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसका राइट दे रहे हैं, उसको यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, बदले में पैसा ले रहे हैं. सिंपल है. ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स, जिसे जॉब वर्क बोलते हैं. भाई मैंने जो है अपना कपड़ा ड्राई क्लीनर को दिया, ये उसने डाई करा मेरा क्लोथ, ये ड्राई क्लीनर ने जो है काम करा, तो कपड़ा मेरा ही था, उसने काम परफॉर्म करा, बदले मुझे मेरा ही प्रोडक्ट जो है दोबारा दे दिया और अपनी सर्विस के पैसे ले लिए. तो उसने गुड्स की सप्लाई नहीं करी है, उसने सर्विस की सप्लाई करी है. इसे जॉब वर्क भी बोलते हैं. सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए एक सेक्शन डाला गया है. ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स. गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर और डिस्पोज्ड ऑफ वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन. बिजनेस के एसेट्स को आप आगे डिस्पोज करते हैं, वो आप बिजनेस के एसेट दे रहे हैं, तो आप यानी सप्लाई ऑफ गुड्स ही कर रहे हैं. गुड्स हेल्ड और यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज और आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज फॉर एनी पर्पज अदर देन बिजनेस वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन. देखिए दोनों चीज़ों में फ़र्क है. यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, उसको डिस्पोज ही कर रहे हैं, ट्रांसफर ही कर रहे हैं. सेकंड वाले सिनेरियो में आप सिर्फ अपने प्राइवेट काम के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, किसी और इंसान को दे रहे हैं कि बिजनेस के अलावा तुम इसको यूज़ कर लो. तो यूज़ करने के लिए एसेट देना और एसेट को ही दे देना, दोनों में फ़र्क है. पहले केस में जो है आप एसेट को ही दे रहे थे, इसलिए सप्लाई ऑफ गुड्स है, और दूसरे केस में आप प्राइवेटली यूज़ कर रहे हैं पर ओनरशिप आपके पास नहीं आ रही है, वो बिजनेस के पास ही एसेट रहेगा, तो इस केस में उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया. डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स. गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स कैरिड ऑन बाय अ पर्सन हु सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person. What does it mean? बिजनेस के कुछ एसेट्स हैं, उसमें गुड्स आ रहे हैं. एक इंसान जो अब टैक्सेबल पर्सन नहीं है, जीएसटी में रजिस्टर्ड था, अब जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, पहले टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करता था, अब सारे एग्जेम्प्ट की करने वाला है सप्लाई, कुछ भी हो सकता है. shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person. तो बिजनेस के जितने भी गुड्स होते हैं, आप टैक्सेबल पर्सन हैं, बट जैसे ही आप टैक्सेबल पर्सन से हट रहे हैं, मान लिया जाएगा कि जितने भी आपके एसेट्स हैं बिजनेस के, वो आपने सप्लाई कर दिए हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स हो गए हैं, आपने उनकी सप्लाई कर दी है. क्योंकि फिर आपको जो है उन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, जो अगर आपने ऑलरेडी ले रखा होता है, आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है व्हेन यू ऑप्ट आउट फ्रॉम द जीएसटी रजिस्ट्रेशन. ये हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में करेंगे. However, this will not include business transferred on a going concern basis to another person or business is carried on by a person representative who is deemed to be a taxable person. अब होता क्या है कि आप तो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, आप तो हट रही हैं, बट ये बिजनेस आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिया है, तो फिर सामने वाला व्यक्ति उसको आगे कैरी ऑन करेगा ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस. बेच नहीं रहा है, आगे कंटिन्यू कर रहा है, उस केस में इसको सप्लाई नहीं मानेंगे सर. उस केस में जो है आप इसको डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे, क्योंकि वो गुड्स का यूज़ कर कर जो नेक्स्ट वाला व्यक्ति है वो आगे टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाएगा, उसको बेचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है. बात करते हैं कुछ चीज़ें सप्लाई ऑफ सर्विस होती है, जैसे रेंटिंग ऑफ एनिमल प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. अगर आप कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आफ्टर द इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और आफ्टर द फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, विच एवर इज अर्लियर.
घर बनकर तैयार हो गया, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ गया, गवर्नमेंट से परमिशन मिल गई, आप यहाँ पर लोगों को रख सकते हैं, लोग रह सकते हैं, फिर आप बेचते हैं। क्या कर रहे हैं आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं। बट अगर आप प्रॉपर्टी बनने से पहले ही सेल कर देते हैं तो माना जाएगा कि आप एक तरह से कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहे हैं। टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और इंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। टेम्पररी ट्रांसफर, अपना यूज करने दे रहे हैं क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। भाई गाना हो गया, मेरे लेक्चर्स हो गए, इस पर मेरा कॉपीराइट है, अब मैं किसी को यूज़ करने दूंगा कि मेरे लेक्चर आप आगे सेल कर सकते हैं, बदले में मुझे रॉयल्टी दे देना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सर्विस सप्लाई कर रहा हूँ, मैं गुड्स नहीं दे रहा हूँ। समझ गए आप। डेवलपमेंट, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडाप्टेशन, अपग्रेडेशन, इन्हांसमेंट, आईटी सॉफ्टवेयर, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा सप्लाई ऑफ सर्विस है। बट अगर आप प्री डेवलप्ड सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। मैंने एक रिक्वायरमेंट बताई कि भाई मुझे एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, मैंने वो ऑर्डर दिया, उसने मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्डर फुलफिल करा और मुझे सॉफ्टवेयर बना कर दिया। उसने मेरे को सर्विस दी है, इनटेंजिबल एसेट दिया है, सर्विस दी है। एक बना बनाया सॉफ्टवेयर आ रहा है सीडी के अंदर, या ऑनलाइन परचेज कर सकते हो 99 का, कस्टमाइज नहीं है, पहले का बना बनाया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को गुड्स माना गया है, जो प्री डेवलप्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। बट जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं, जो अपग्रेड करवा रहे हो, वो सारा इंटेंजिबल एसेट है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं कोई एक्ट करूँगा या मैं कोई एक्ट नहीं करूँगा, ये सारा का सारा सप्लाई ऑफ सर्विस है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि एम्प्लॉय है, वो अपना ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहा है, बट उसका एम्प्लॉयर कह रहा है कि भाई 20 लाख रुपए ले ले और कहीं और पर ज्वाइन मत करियो, कंप्यूटर के पास मत जाइए, तो वो एक तरह की सर्विस सप्लाई कर रहा है। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज़ एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, आप गुड्स दे रहे हैं बट उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे, सिर्फ उसका राइट ट्रांसफर कर रहे हैं कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। सिर्फ क्लैरिटी देने के लिए सेक्शन बना है कि भाई क्या गुड्स की सप्लाई हो सकती है, क्या सर्विस की हो सकती है, थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए। और गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन क्या होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। एडवर्टाइजिंग नेम्स ऑफ डोनर विद देयर बिजनेस एक्टिविटी बाय चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, आप अगर एडवर्टाइज कर रहे हैं किसी का नाम, जैसे मैंने आपको बताया, तो उस केस में वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। अगर सिर्फ नाम डिस्प्ले करा जा रहा है और ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई जा रही तो फिर उसे हम एडवर्टीजमेंट नहीं मानेंगे और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये ऑलरेडी कर चुके हैं, शायद 2 बार लिख दिया है। कुछ कॉम्पोजिट सप्लाई भी होती है, जैसे कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, आपने कोई काम दिया तो उस काम के हिसाब से वो मटेरियल भी यूज़ करेंगे और आपका वो काम एग्जीक्यूट कर कर कस्टमाइज़ कर कर वो प्रोडक्ट भी आपको जो है सप्लाई करेंगे। तो ये जो है कस्टमाइज सर्विसेज है, ये कॉम्पोजिट सप्लाई है। इसमें कुछ पोजीशन गुड्स का होता है, कुछ सर्विस का होता है एक्चुअली में, पर इसको भी जो है सप्लाई ऑफ सर्विस की कैटेगरी में डिफाइन कर दिया है कि जनरली आप एक सर्विस ही दे रहे हैं और सर्विस देने के लिए आप गुड्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि सप्लाई ऑफ फूड, ड्रिंक और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अदर देन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये सारी की सारी कॉम्पोजिट सप्लाई है। कॉम्पोजिट में गुड्स और सर्विसेज दोनों आती है, राइट। बट डिपेंडिंग ऑन द नेचर कि आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो रेस्टोरेंट एक सर्विस होती है देखा जाए तो, हालांकि वहाँ पर आपको खाना भी मिलता है, बट एक तरह से सर्विस है। आप कैफ़े कॉफ़ी डे में जाइए या आप जाकर बैठ जाइए, 100 रुपये का आप सामान खरीदिए, 200 रुपये का सामान खरीदिए और वहाँ पर 1 घंटा आराम से एयर कंडीशन में बैठे रहिए। तो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, एक्चुअली में प्रोडक्ट की कॉस्ट तो 200 रुपये है ही नहीं, वो तो 50 रुपये होगी। वो ज़्यादा इसलिए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि आप वहाँ पर एनवायरनमेंट में बैठ कर लुत्फ़ उठा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उस प्रीमाइस को यूज़ कर रहे हैं, उसके पैसे हैं। तो इसलिए वो एक तरह से सप्लाई और सर्विस की कैटेगरी में आ जाती है, डिपेंडिंग ऑन की परसेंटेज किसका ज़्यादा है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इन्हें हम बोलते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज़, टू इट्स मेंबर्स फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ये क्या चीज़ है, ये अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज़ होती है कि कुछ पर्सन्स का गठन हो गया या कुछ इंडिविजुअल्स आपस में मिल गए, उन्हें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलते हैं। ये किसी पर्पज़ के लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन बनती है, और अगर वो अपने मेंबर्स को फॉर अ कैश या डेफर्ड पेमेंट की बाद में पे कर देना, या हमें कुछ और दे देना बदले में, अपनी फसलें दे देना, हमसे ये सामान ले लो, फसल दे देना, या जो भी आप चीज़ बनाते हैं वो हमें दे देना, तो अगर इनके बदले वो अपने मेंबर्स को कोई गुड्स की सप्लाई करती है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी, क्योंकि पहले लिखा हुआ है कि आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें तो 2 राय है नहीं। तो ये सारी कुछ कैटेगरीज होती है, एग्जाम्पल समझाने के लिए दिए गए हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार पढ़ लेंगे तो क्लैरिटी मिलेगी कि अच्छा ये गुड्स हो रहा है, ये सर्विस हो रहा है, तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या गुड्स हैं क्या सर्विस है, और फिर सप्लाई है कि नहीं है वो क्लैरिटी होनी चाहिए, जिसकी कई कैटेगरीज हमने डिस्कस करी है। क्या सप्लाई नहीं है वो भी आपको पता होना चाहिए, और मिक्स सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी चीज़ें अगर आपको पता होगी तो ये चैप्टर में कमांड बनेगी, और इसको 2-3-4 बार पढ़कर आप अच्छे से जो है याद कर सकते हैं।
एक बार याद कर लिया, चीज़ें समझ में आई गई है और आपने याद भी कर लिया, तो फिर इसका जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप चेक कर सकते हैं स्टडी मटेरियल से। जब इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो अपना दिमाग अप्लाई करना होगा। हो सकता है आप ई बुक को रेफ़र भी करें, और रेफ़र कर आप देखेंगे ये चीज़ होनी चाहिए और एक्चुअली में क्या दे रखी है। एंड व्हेन यू डू दैट, डू दिस एक्सरसाइज, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। तो ये एडवाइस है। अब नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम एग्जामिशन का चैप्टर करेंगे, भाई क्या क्या चीज़ें एग्जाम्प्ट होती हैं, और उसके बाद हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिटेल में जानेंगे, क्योंकि दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। और आपका जो है जीएसटी कंप्लीट हो जाएगा आने वाले कुछ ही दिनों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड बाय बाय।